बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जिस चीज़ को फोकस किया हमने वो है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्टिव ली है वो सिनोनिम्स भी हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, और ख़ास तौर पे जो फोकस किया गया है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब को। यहाँ पे सिनोनिम्स लिए गए हैं चैप्टर नंबर 1 बुक 1 के बटन से 10 सिनोनिम हैं और 10 करेक्ट इन्फॉर्मेशन है इसी चैप्टर में से। और दूसरा बुक 3 की जो पोएम नंबर 1 है द रेन, उसमें से 5 सिनोनिम और 5 करेक्ट इन्फॉर्मेशन ली गई हैं और 20 इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब को। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पहले 10 सिनोनिम है ये हैं बटन से, और ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो रिपीटेडली मुख्तलिफ बोर्ड्स में और ख़ास तौर पे मुल्तान बोर्ड में आती है। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड। स्कॉफिंग अंडरलाइन वर्ड है। स्कॉफिंग का मतलब होता है तंजिया, हकारत वाली। जिसके ऑप्शन हैं प्लीजिंग, चार्मिंग, टॉन्टिंग और रेयरली। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो टॉन्टिंग है, तंजिया। तो सी इसका आंसर बनेगा, टॉन्टिंग। सेकेंड वन इज इम्पल्सिवली शी ड्रॉप्ड दैम इनटू हर पर्स। इम्पल्सिवली ना चाहते हुए, बेइज़्तरारी तौर पर। फर्स्ट ऑप्शन है वार्मली। सेकंड इंस्टिंक्टिवली, वार्मली गर्मजोशी से, इंस्टिंक्टिवली फितरी तौर पर, ना चाहते हुए। हर्टली, हैप्पीली, तो इसका बी आंसर बनेगा इंस्टिंक्टिवली। थर्ड वन इज नॉर्मा रिप्रेस्ड हर स्माइल। रिप्रेस रोकना, काबू में करना। तो फर्स्ट ऑप्शन सेट, स्टार्टेड, स्टेयर्ड, सी है चेक्ड या कंट्रोल। और ये मुल्तान बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चेक्ड या कंट्रोल इसका आंसर बनेगा, रोकना। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल। वैल्यूएबल कीमती, ये बहुत कीमती साबित हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टफुल, ओपन, बेनिफिशियल, परनीशियस। परनीशियस का मतलब होता है नुकसानदेह, तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा। वैल्यूएबल कीमती, तो बेनिफिशियल भी या तो मुफीद या कीमती या फ़ायदेमंद जो हो। शी स्टेयर्ड एट हर, अपाल, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अपाल खौफज़दा, डरी हुई, हैरानी से भी इसका मतलब होता है। तो टेरिफाइड, कॉन्टेंटेड, कॉन्टेंटेड होता है मुतमईन, नहीं बनेगा इसका आंसर। जॉयस नहीं बनेगा। प्लीज़ नहीं आएगा, तो इसका आंसर बनेगा ए, टेरिफाइड। नेक्स्ट वन इज नंबर 6, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये भी। वाइल शी वॉज स्टैकिंग डिशेज। स्टैक जमा करना, जोड़ना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। स्टैक डिशेज है तो 7 बर्तनों की बात आती है, तो वो यही समझता है कि शायद इसका आंसर जो है वो वॉशिंग है। तो इसका वॉशिंग बिल्कुल आंसर नहीं है। स्टैक का मतलब होता है जमा करना, जोड़ना, इकट्ठे करना, तो वॉशिंग नहीं आएगा। पाइलिंगम, पाइल अप, ढेर लगाना, जमा करना। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग तोड़ना नहीं आएगा। क्लीनिंग, साफ़ करना नहीं आएगा, तो पाइलिंग आएगा। पाइलिंग अप, जोड़ना। ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखिएगा, इसका आंसर वॉशिंग नहीं है। तो बच्चे कंफ्यूज होके वॉशिंग लगा के आ जाते हैं, तो ये गलत है। पाइलिंग अप इसका आंसर है। नेक्स्ट वन इज शोविंग क्राउड। शोविंग क्राउड धक्कम पेल वाला हजूम, भीड़ वाला हजूम जो होता है। अर्थर पुश्ड फ्रॉम प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। अर्थर को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने धक्का लगा। तो शोविंग का मतलब धक्कम पेल वाला या बहुत ज़्यादा रश जिसे कहते हैं। कलेक्टिव नहीं आएगा। रशिंग या पुशिंग, दोनों इसके आंसर ठीक हैं। दोनों के साथ अक्सर पेपर में आता है, तो या रशिंग या पुशिंग दोनों सही हैं इसके। हैप्पी, प्लीजिंग गलत हैं दोनों के दोनों। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेयर घूरना, उसने मायूसी से, डिसमे मायूसी से उसे घूरा। तो फ्लैटर्ड नहीं आएगा। चापलूसी करना। ऑफेंडेड, नाराज़ नहीं आएगा। गेज्ड और फ्राइटन्ड, तो इसका आंसर होगा गेज्ड। गेज का मतलब होता है घूरना या देखना। अर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्टाउंडेड हैरान, अर्थर हैरान नज़र आया। सेटिस्फाइड मुतमईन नहीं आएगा। स्टन्ड या सरप्राइज्ड बिल्कुल सही है। स्टन्ड या सरप्राइज्ड, हैरान। शशद्दर हक्का बक्का, चौंका हुआ। ऑफेंडेड हैप्पी, ऑफेंडेड नाराज़, हैप्पी खुश, दोनों गलत हैं, तो बी इसका आंसर बनेगा स्टन्ड या सरप्राइज। आंट यू क्यूरियस एट ऑल। क्यूरियस मुतजस्सिस, तजस्सुस भरा हुआ, किसी चीज़ को जानने की बेचैनी जो होती है। तो सैडन्ड नहीं आएगा। गमज़दा, दुखी। इंक्यूजिटिव इसका आंसर, और ये अक्सर पेपर में आता है। इंक्यूजिटिव मुतजस्सिस, तजस्सुस से भरा हुआ। वरीड और ग्लैड दोनों गलत हैं, तो बी इसका आंसर है इंक्यूजिटिव। इट विल बी अ लवली साइट। लवली शानदार, खूबसूरत। ये जो हैं
ये पोएम से लिए गए हैं। ये जो 11 से 15 तक सिनोनिम्स हैं पोएम नंबर 1 द रेन से। इट विल बी अ लवली साइट, लवली खूबसूरत या प्यारा। लोथसम नहीं, नफ़रत के मानी में आता है ये। चार्मिंग लाइट या डार्क, चार्मिंग इसका सही जवाब है, दिलकश खूबसूरत। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, शायर कहता है कि मैं सुनता हूँ बारिश को, पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए। और यहाँ पे पीने से मुराद है पत्ते जो हैं वो पानी पीते नहीं, जज़ब करते हैं। तो ड्रिंकिंग का मतलब यहाँ पे पीना है, जज़ब करना, जज़ब करने के मानी में भी है। तो ब्रिंगिंग नहीं, कैरिंग नहीं, ये गलत है, पुलिंग गलत है, अब्जॉर्बिंग इसका राइट आंसर। अब्जॉर्ब होता है जज़ब करना। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर आएगा, इट विल बी अ लवली साइट। कम आउट, सूरज का, सूर्य के लिए सन कम्स आउट है, तो कम्स आउट मतलब निकलना, तलू होना। डिसअपियर गायब होना, पहला ऑप्शन गलत। सेट्स, अपीयर या अराइजेज, अपीयर मतलब नमूदार होना, ज़ाहिर होना, अराइज का मतलब भी तलू होना। तो ये इसका राइट आंसर है, अपीयर्स और अराइजेज। नेक्स्ट वन इज नंबर 11, आई होप द सन शाइन ब्राइट। शाइन चमकना, शायर कहता मैं उम्मीद करता हूँ सूरज खूब चमकेगा। इक्लिप्स ग्रहण को कहते हैं, ये इसका आंसर गलत है। बीडियम्स मध्यम हो जाना, गलत। फ्लैश चमकना, तो शाइन का मतलब भी चमकना और फ्लैश का मतलब भी चमकना, तो ये सी इसका आंसर है, फ्लैश। टिस अ स्वीट नॉइज टू हेयर, नॉइज शोर, ये सुनने के लिए एक अच्छा शोर है। टॉक गुफ्तगू, गलत है। साउंड या डिन, डिन के साथ ही अक्सर पेपर में आता है, तो डिन इसका राइट आंसर है। साउंड और डिन शोर को कहते हैं। वॉक और टास ये दोनों गलत हैं। फिर आगे आए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है 5 नंबर की पेपर में आएगी आपको, तो वो ये सेम पैटर्न है। 10 चैप्टर नंबर 1 से लिए गए, बटन 1 से, और लास्ट वाले 5 जो होंगे वो होंगे पोएम नंबर 1 से। What did Mr. Stewart draw from inside his coat? उस मिस्टर स्टीवर्ट ने अपने कोट के अंदर से या कोट के अंदरूनी जेब से क्या निकाला था? अ गैजेट, अ नोटबुक, अ डायरी, एन इन्वेलप। तो मिस्टर स्टीवर्ट ने क्या थी? एक इन्वेलप निकाला था जिसके अंदर उस घंटी वाले आले की चाबी थी, तो एन इन्वेलप इसका राइट आंसर होगा। मिस्टर स्टीवर्ट वॉज अ मैन, अ टाइप ऑफ मैन वॉज मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट किस तरह का आदमी था? फैट, टॉल, स्मॉल या बल्कि? तो स्मॉल इसका आंसर है। टेक्स्ट की लाइन है, देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। मिस्टर स्टीवर्ट के लिए कहा गया था कि राहदारी में एक छोटे कद का या छोटा सा शख्स था, तो मिस्टर स्टीवर्ट वाज अ स्मॉल मैन। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। व्हाट टाइप ऑफ पैकेज वाज? इट वाज अ कर्व्ड, क्यूब शेप्ड, स्क्वायर, रेक्टेंगल। वो जो डिब्बा दिया गया था, पैकेज, पार्सल, पलंदा जो था, उसकी शक्ल क्या थी? तो इसका आंसर है क्यूब शेप। वो मकाब शक्ल का डिब्बा था, क्यूब शेप इसका राइट आंसर है। वट वॉज प्रिंटेड ऑन द कार्ड? इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि मिस्टर स्टीवर्ट जो कार्ड उनको देकर गए थे, उस कार्ड पे क्या छपा हुआ था, क्या लिखा है, क्या तहरीर किया गया था? नेम, हिज नेम एंड नंबर, सिर्फ नंबर या एड्रेस? तो इसका राइट आंसर है हिज नेम एंड नंबर। टेक्स्ट की लाइन है, ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वाज प्रिंटेड ऑन द कार्ड, के कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर तहरीर किया गया, तो भी इसका राइट आंसर है हिज नेम एंड नंबर। द डोरबेल रैंग एट, दरवाजे की घंटी कितने बजे बजी थी? 6 PM, 7 PM, 8 PM और 9 PM। तो द डोरबेल रैंग एट 8 o'clock, तो इसका सी आंसर है 8 PM। द डोरबेल रैंग एट 8 PM। Who was to die after pushing the button? बटन दबाने के बाद किसने मरना था? जो ऑफर मिस्टर स्टीवर्ट लेके आया था कि अगर आप बटन दबाएंगे तो कोई शख्स मरेगा, और वो शख्स होगा कौन? अ फॉरेनर, कोई गैर मुल्की शख्स होगा। एन अननोन पर्सन, अनजान शख्स होगा। अ बेबी, कोई बच्चा। एन ओल्ड मैन, या कोई बूढ़ा शख्स है। कौन मरेगा? तो एन अननोन पर्सन इसका राइट आंसर है। इफ़ यू टेक्स्ट की लाइन है, इफ़ यू पुश द बटन समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते वो मर जाएगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा एन अननोन पर्सन। व्हाट वाज स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स? स्कॉच टेप शफाफ टेप से या शफाफ फीते से जोड़ा गया था। डब्बे के पेंदे के साथ शफाफ फीते से क्या चीज़ जोड़ी गई थी? अ की, एक चाबी थी। अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, अ कवर और नोटबुक।
की जो थी वो तो मिस्टर स्टीवर्ट के इन्वेलप में मौजूद थी, तो की इसका राइट आंसर नहीं है। डब्बे के नीचे जो चीज़ चिपकाई गई थी फीते के साथ वो क्या था, फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, एक तयशुदा कागज़ का टुकड़ा था, जिस टुकड़े पे क्या लिखा था कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ट आपसे 8 बजे मिलने आएंगे। तो बी इसका राइट आंसर है, फोल्डेड पीस ऑफ पेपर। हाउ वाज मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन, मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा कैसा था जब वो नॉर्मा से बात कर रहा था। तो ऑफेंसिव, काइंड, माइल्ड या डिफेंसिव, किस तरह का था, तो ऑफेंसिव, जारहाना था, सख्त था, करख्त था, तो ऑफेंसिव इसका राइट आंसर है। व्हाट डिड नॉर्मा फाइंड इनसाइड द बॉक्स, डब्बे के अंदर क्या चीज़, नॉर्मा ने जब डब्बा खोला था तो डब्बे के अंदर क्या चीज़ नॉर्मा ने देखी, क्या चीज़ उसको मिली, स्ट्रिंग, रस्सियाँ थी, वायर्स, तारें थी, ट्रांजिस्टर थे, नथिंग, या कुछ भी नहीं था। तो डी इसका राइट आंसर है, देयर वाज नथिंग इनसाइड द बॉक्स, डब्बे के अंदर कुछ नहीं था, द बॉक्स वाज एम्प्टी। टेक्स्ट के चैप्टर के लास्ट पे आता है द बॉक्स वाज एम्प्टी, डब्बा बिल्कुल खाली था, तो डी इसका राइट आंसर है, नथिंग। फॉर हाउ मैनी डॉलर्स, इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग भी है ये, फॉर हाउ मैनी डॉलर्स वाज अर्थर्स लाइफ इंश्योर्ड, अर्थर की ज़िंदगी जो थी वो उसकी पॉलिसी कितने डॉलर्स के लिए हुई थी। देखें दो तरह से ऑब्जेक्टिव ये वाले पूछ लेता है कि एक तो आ जाता है व्हाट वाज द रिवॉर्ड ऑफ पुशिंग द बटन, के बटन को दबाने का इनाम कितना था, या व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, या व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ अर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। दो तरह से आता है। अर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो $25,000 की थी। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, या ये जो ऑब्जेक्टिव पूछी गई है फॉर हाउ मैनी डॉलर्स वाज अर्थर लाइफ इंश्योर, तो इसका राइट आंसर है $25,000। तो इसका $50,000 ना लगा के आइएगा, $50,000 वाला जो है वो है व्हाट वाज द रिवॉर्ड ऑफ पुशिंग द बटन, कि बटन को दबाने का इनाम कितना था, वो इनाम की बात कर रहा है तो वो 50,000 होगा। अगर अर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा कि वो कितने की थी, तो वो $25,000 की थी। तो बच्चे अक्सर इसको गलत करके आते हैं, तो इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। फॉर हाउ मैनी डॉलर्स वाज अर्थर्स लाइफ इंश्योर्ड, 20,000, 25,000, 40,000 और 50,000। तो 25,000 इसका राइट आंसर, उसकी पॉलिसी जो थी वो $25,000 की थी। ठीक है, ये 10 करेक्ट इन्फॉर्मेशन थे बटन से। नेक्स्ट लास्ट जो 5 हैं ये हैं बुक 3 की पोएम द रेन से। हु वाज ड्रिंकिंग रेन, कौन, बारिश कौन पी रहा था, या बारिश के पानी को कौन पी रहा था। अ मैन, अ बर्ड, द लीव्स, अ ट्री। तो द लीव्स, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, पहली लाइन है पोएम की, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। तो राइट आंसर इसका क्या है, द लीव्स है। द रेन ड्रॉप्स आर ब्राइटन बाय, बारिश के जो कतरे होते हैं, कतरे थे वो किस चीज़ से रोशन है। सनशाइन, सूर्य की रोशनी से। कलर, मूनलाइट, किसी कलर रंग से। मूनलाइट, चांद की रोशनी से। स्टारलाइट, किसी सितारे की रोशनी से। तो ये इसका राइट आंसर है सनशाइन, सूर्य की रोशनी से वो जो कतरे थे वो रोशन होंगे। हु ड्रिंक द रेन वाटर फर्स्ट, पहले बारिश का पानी कौन पीता है। जब बारिश दरख्त पे गिरती है तो पहले उस पानी को कौन अब्जॉर्ब करता है, कौन पीता है। लोअर लीव्स, निचले पत्ते। अपर लीव्स, या ऊपर वाले पत्ते। पोएट या द सन। तो पोएम के मुताबिक आपने जवाब देना है, तो पहले बारिश कौन जज़ब करता है, अपर लीव्स जो हैं, ये इसका राइट आंसर है। अपर लीव्स इसका बारिश का पानी सबसे पहले जज़ब करते हैं। दिस पोएम इज़ अ म्यूज़िकल डिस्प्ले ऑफ, इसमें किस चीज़ की नुमाइश की गई, किस चीज़ पर बात की गई है। सन, मून, स्टार्स, रेन, किस चीज़ पे, सूरज पे, चांद पे, सितारों पे, या रेन, बारिश की बात की गई है। तो रेन इसका राइट आंसर है। रेन, बारिश पे इस पर फोकस किया गया, बात की गई है। हु रोट द पोएम द रेन, ये जो बारिश है द रेन, ये किसने लिखी है। शैले ने, W.H. डेविस, रूमी या अल्लामा इकबाल ने। तो W.H. डेविस, विलियम हेनरी डेविस ने ये पोएम लिखी है। ठीक है, ये दो पोर्शन आपका सिनोनिम्स वाला पोर्शन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन था। अब जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब वाला पोर्शन, इसको डिस्कस करते हैं। चैरिटी स्पेस एट होम, बिगिन, बिगिन्स, बिगेन, हैज़ बिगन। देखें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, इसमें आप हमेशा क्या करते हैं, इसमें हमेशा आप
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी आप इसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गॉड हेल्प्स कहेंगे, आप हेल्प नहीं कहेंगे, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves, या सन राइजेज इन द ईस्ट। दोनों में यूनिवर्सलिटी है, तो दोनों को आप किस टेंस में करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे। तो चैरिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हमेशा सिंगुलर लिखते हैं और इसके साथ आप एस या इसका इजाफा भी करते हैं। तो चैरिटी बिगिंस आएगा, बी इसका राइट आंसर बनेगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ही स्पेस नथिंग लास्ट मंडे। ठीक है, फिक्रे में सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। फिक्रे में अगर वर्ड आ जाए लास्ट, yesterday, ago, previous, या फिक्रे में कोई भी डेट मेंशन की गई हो, सिर्फ डेट मेंशन की गई हो, सिंस फॉर उसके साथ ना लगा हो, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो आप फिक्रे में सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, इनमें से कोई भी वर्ड आ गया, लास्ट, येस्टरडे, अगो या प्रीवियस। हाँ, और ये भी याद रख लें, लास्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, लास्ट मिनट भी हो सकता है, लास्ट आवर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो अगर, और सेम विद द प्रीवियस, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, कुछ भी हो, लास्ट या प्रीवियस के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर आए, लास्ट, येस्टरडे, अगो, प्रीवियस, या सिर्फ डेट मेंशन की गई हो, और ये याद रख लें सिर्फ डेट हो। फॉर एग्जाम्पल ही स्पेस हेयर इन 2002, वर्ब आपको आ गया मिसाल के तौर पे लिव। ठीक है जी, तो आप सिर्फ इसमें क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लिव्ड लगा के आएंगे अगर सिर्फ आपको डेट या टाइम मेंशन किया गया हो। लेकिन अगर उसी डेट या टाइम के साथ ये ख्याल रखना है कि अगर उसी डेट या टाइम के साथ अगर सिंस या फॉर का वर्ड आ गया ना, तो सर फिर आप उसको बीन के साथ ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस में उसको ट्रांसलेट करेंगे। अगर टाइम हो और टाइम के साथ सिंस या फॉर का तज़किरा हो तो आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि बीन के साथ, हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन या हैड बीन के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अगर सिर्फ डेट मेंशन की गई हो या टाइम मेंशन किया गया और उसके साथ सिंस फॉर ना हो, तो फिर आप उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। द सेम हेयर है, यहाँ पे ही स्पेस नथिंग लास्ट मंडे, देखें लास्ट का वर्ड आ गया है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो सी इसका राइट आंसर बनेगा, ही रोट नथिंग लास्ट मंडे। नेक्स्ट वन इज आई स्पेस दिस स्टोरी सिंस लास्ट ट्यूसडे। ये देखें सेम उसी से मिलता जुलता है, लेकिन हमने कहा देखें इनमें से कोई भी वर्ड आ गया तो आप फिक्रे में सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अभी हमने कहा कि अगर इन वर्ड्स के साथ अगर सिंस या फॉर का तज़किरा हो और इनमें से कोई आ जाए या टाइम आपको साथ दे दिया जाए, ठीक है, सिंस या फॉर हो, इनमें से कोई वर्ड हो या सिंस फॉर के साथ अगर आपको टाइम दे दिया गया, तो आप फिर आप उसको, उस फिक्र को बीन के साथ ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि किसी भी आप उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है जी, तो ये है आई स्पेस दिस स्टोरी सिंस लास्ट मंडे, सिंस है और साथ आपको टाइम दे दिया गया है, तो आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करेंगे। राइट गलत है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। हैव बीन राइटिंग, रोट या विल हैव रिटन, तो आप इसको बीन के साथ ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका राइट आंसर बनेगा I have been writing this story since last Tuesday. Clear है जी। Next one is if he space hard he will, next one is if he space hard he will pass। कंडीशनल सेंटेंसेस होप सो आपने किए होंगे, उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो बेसिकली फिक्रा है ये है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस,
फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस उर्दू में तो क्योंकि आते नहीं, लेकिन फिर भी आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ। उर्दू के फ़िक्रात में 2 दफ़ा गागा, गीगी या गेगे आता है। मसलन अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। ठीक है जी। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाए। पहले गा तक जो हिस्सा है इसको आप कहते हैं इफ़ क्लॉज। ठीक है जी। और दूसरी जो क्लॉज होती है इसको आप कहते हैं मेन क्लॉज। ठीक है जी। अब फर्स्ट कंडीशनल, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का फिक्रा मैंने लिखा, उसकी एग्जांपल है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस अगर वाले हिस्से को इफ़ क्लॉज और दूसरे हिस्से को आप मेन क्लॉज कहते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की इफ़ क्लॉज को आप हमेशा ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और मेन क्लॉज को आप हमेशा ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंसेस में तो होता है, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगाते हैं इसके लिए, सो दैट का इस्तेमाल, कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। अगर वो मेहनत करेगा, इफ़ क्लॉज को करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, करें इसको। अगर वो मेहनत करेगा, इफ़ ही वर्क्स, ही है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका इजाफा भी होगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा ट्रांसलेट होगा तो के लिए आप सिर्फ कॉमा लगाएंगे तो पास हो जाएगा। बेसिकली कौन पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, फ्यूचर। इसको मेन क्लॉज को किस में करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है, माजरत। ठीक है। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में तो क्या करेंगे, ही विल पास। ठीक है जी। ये इफ़ क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। इफ़ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और मेन क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो सेम ये जो फ़िक्रा है, अगर किसी फ़िक्रे में इफ़ आ गया तो वो ज़ाहरी तौर पर, लाजमी तौर पर कंडीशनल सेंटेंस होगा। और ये भी याद रख लें, कंडीशनल सेंटेंस जो हैं उनमें कोई भी टेंस, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी टेंस रिपीट नहीं होता है। यहाँ पे अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का कम्बिनेशन है ना, तो किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में जो आपके सिलेबस में मौजूद है उसमें किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में ना प्रेजेंट टेंस रिपीट होगा ना ही फ्यूचर टेंस रिपीट होगा। तो इसमें परेशानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब ये देखें, इफ़ है तो ज़ाहिरी बात है कंडीशनल सेंटेंस है, ये खाली सा दिया गया ही विल पास, तो दूसरा हिस्से में कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है इसमें, जैसे ये हमने ट्रांसलेट किया ही विल पास। अगर दूसरे हिस्से कंडीशनल सेंटेंस और उसके एक हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो दूसरे हिस्से में लाजमी तौर पे क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो इफ़ ही है तो ही के साथ है आप एस या इसका इजाफा भी करेंगे। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। ठीक है जी। होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट वन इज द स्नो, नंबर 5 इज द स्नो स्पेस इन द सन। अगेन इसमें यूनिवर्सलिटी है, इसको हैबिट भी कह सकते हैं आप। ठीक है जी। इंस्टिंक्ट, तो अगर किसी चीज़ में यूनिवर्सलिटी आ जाए तो उसको आप प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। द स्नो तो मेल्ट्स आएगा, द स्नो मेल्ट्स इन द सन। 2 and 2 मेक फॉर प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब में आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करते हैं। तो 2 and 2 मेक्स नहीं आएगा, बच्चे अक्सर गलती करके मेक्स लगा के, आज देखें जब एंड के ज़रिए दो चीज़ों को मिलाया जाता है ना, एंड के ज़रिए आप दो चीज़ों को मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल अली एंड असलम, तो क्या कहें कि इज़ या आर कमिंग। ठीक है। जब एंड के ज़रिए दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो फ़िक्रे में जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है। तो सिंगुलर नहीं होता। जब एंड के ज़रिए दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन को मिलाया जाता है तो फ़िक्रे में जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है। तो यहाँ पे 2 and 2 मेक्स नहीं आएगा, ऐसे या इसका इजाफा आप सिंगुलर के साथ करते हैं, यहाँ पे आपने प्लूरल लगाना है। तो 2 and 2 मेक 4 आएगा।
मेक्स गलत है, प्लूरल के साथ आप एस या इसका इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन प्रोवर्ब है फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे लेकिन इसमें एस या इसका इजाफा आप नहीं करेंगे, 2 and 2 मेक 4 है। नेक्स्ट वन इज ही विल हैव अ स्पेस, हैज़ हैव हैड इनके साथ तो आप लाजमी तौर पे हैज़ हैव और हैड अगर आ जाए तो इनके साथ लाजमी तौर पे आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का है तो हैज़ हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही विल हैव प्लेड, तो इसका राइट आंसर जो है वो ए बनेगा। नेक्स्ट वन इज ही स्पेस वेल इन द लास्ट मैच। ये अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीवियस, लास्ट, यस्टरडे, अगो आएगा तो सिंपली सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट का वर्ड आ गया है तो अब क्या करेंगे, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ही प्लेड वेल इन द लास्ट मैच। नंबर 9 इज दे यूजली स्पेस टू कराची इन समर। देखें फिक्रे में अगर वर्ड आ जाए यूजली, generally, often, seldom, regularly, punctually, daily, every day, in the morning या in the evening। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर फिक्रे में वर्ड आ जाए यूजुअली, जनरली, ऑफन, सेल्डम, रेगुलरली, पंक्चुअली, डेली, एवरीडे, इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, तो आप फिक्रे में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ये साथ ही याद लाजमी तौर पे याद रखना है कि अगर फिक्रे में जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर हुआ तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी करेंगे। ठीक है, ये याद रख लेना लाजमी तौर पे। तो इनमें से अगर कोई भी वर्ड फिक्रे में आया तो आप क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे दे यूजुअली, अब यूजुअली आ गया तो जाहिर बात है फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब ये देखना है कि सब्जेक्ट के साथ एस या एस का इजाफा होगा या नहीं होगा। दे है, प्लूरल है, तो दे के साथ आप एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं, तो फिक्रा सही होगा दे यूजुअली गो टू कराची इन समर। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। जॉन स्पेस अ लेटर नाउ। नेक्स्ट वन इज नंबर 10। नाउ जो है ये सर मौजूदा वक़्त में काम के होने को शो कर रहा है। अब वो पढ़ रहा है, अब वो खेल रहा है, अब हम लाहौर जा रहे हैं। ठीक है जी, तो नाउ का वर्ड जो है ये नाउ जो है ये मौजूदा वक़्त में काम होने को, प्रेजेंट मौजूदा वक़्त में जो काम जारी होता है उसको शो करता है। नाउ मौजूदा वक़्त में, जैसे मैं कह रहा हूँ अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आप पढ़ रहे हैं, नाउ अब आ गया है तो मौजूदा वक़्त में काम के जारी होने को शो करता है। इसीलिए आप अगर फिक्रे में नाउ का वर्ड आएगा तो इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है जी, इज एम आर के साथ ट्रांसलेट करेंगे। तो जॉन इज राइटिंग अ लेटर नाउ, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही, नंबर 11 इज ही वर्कड हार्ड सो दैट ही स्पेस पास। देखें फिक्रे के अगर दो हिस्से हों यानी कि दो जगह पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो, पहला हिस्सा अगर पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा लाजमी तौर पे आप किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट में ही ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, 3 रूल्स यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला रूल है फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में और दूसरा भी किस में होता है, लाजमी तौर पे पास्ट में होता है। दूसरा रूल है फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में नहीं हो सकता है। तीसरा रूल है फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में हो सकता है।
अभी हमने कहा है कि नहीं हो सकता, अब हम कह रहे हैं कि हो सकता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? सर फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेड दैट ही इज़ कमिंग। ठीक है जी, पहला हिस्सा ये देखिए पास्ट में है, दूसरे में आप प्रेजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ़िक्रा गलत है। फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में, दूसरा भी पास्ट में होगा। ही सेड दैट ही इज़ कमिंग गलत है, ही सेड दैट ही वाज कमिंग। फ़िक्रे के पहले हिस्से में पास्ट हो, सेकंड रूल को डिस्कस कर रहे हैं। फ़िक्रे के पहले हिस्से पास्ट हो, दूसरे हिस्से में प्रेजेंट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा भी किस में होगा? पास्ट में होगा। तीसरा रूल है, फ़िक्रे का पहला हिस्सा प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, दूसरा प्रेजेंट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड दैट गॉड इज़ वन। पहला हिस्सा पास्ट में या दूसरे में प्रेजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें सेकंड रूल में और थर्ड रूल में डिफरेंस क्या है? अगर फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में और दूसरे हिस्से में कोई जनरल बात की जाए, आम बात की जाए, आम बात से मुराद है कि यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई आम बात की जाए फ़िक्रे का, तब अगर पहला हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरे को आप प्रेजेंट में ट्रांसलेट नहीं कर सकते अगर कोई आम बात की जाएगी। लेकिन अगर फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में दूसरा प्रेजेंट में हो सकता है, तब ये जो लास्ट लाइन लिखी है, फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो, दूसरा प्रेजेंट में तब हो सकता है जब दूसरे हिस्से में यूनिवर्सल ट्रूथ बयान किया जाएगा। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो तो फिर पास्ट में होता है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो आप हमेशा उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो ये बेसिकली ये जो फ़िक्रा दिया गया है, ही वर्कड हार्ड, ये बेसिकली ये पहले रूल को फॉलो कर रहा है। जनरल बात की गई है तो प्रेजेंट में नहीं कर सकते, फ्यूचर में नहीं कर सकते। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कैन, प्रेजेंट में शो करता है। माइट, मेक अ पास्ट टेंस है, माइट, विल, शैल, ये फ्यूचर में है, ना प्रेजेंट में ट्रांसलेट कर सकता है ना फ्यूचर में। पहला हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा भी किस में होगा? पास्ट में ही होगा। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। क्लियर है जी? नेक्स्ट वन इज आई विल रीच देयर इफ आई स्पेस नॉट बिजी। ये देखें वही कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आ गया है, पहला हिस्सा फ्यूचर में है तो दूसरे हिस्से को लाजमी तौर पे, जो अभी हमने डिस्कस किया था कंडीशनल सेंटेंस, वही है। पहला हिस्सा फ्यूचर में है तो फ्यूचर और प्रेजेंट का कम्बिनेशन होता है। आई विल रीच देयर इफ़ आई एम नॉट बिजी, एम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो इफ़ आई एम नॉट बिजी। वी जनरली स्पेस उर्दू, इसके जो ऑप्शंस हैं वो अगले पेज पे दिए गए हैं, स्पीक, विल स्पीक, स्पोक या स्पोकन। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि फ़िक्रे में जनरली, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, इस तरह के पंक्चुअली, रेगुलरली, डेली, एवरीडे का वर्ड आएगा तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे जनरली है और जनरली भी उन्हीं अल्फाज में शामिल है जिनमें आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसके साथ आप क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन साथ सब्जेक्ट ज़रूर देखना है। तो वी है, वी के साथ आप ऐसी है इसका इजाफा नहीं करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर ए बनेगा। वी स्पीक उर्दू, वी स्पीक, वी जनरली स्पीक उर्दू। विल स्पीक नहीं आएगा, स्पोक वैसे सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी, स्पोकन थर्ड फॉर्म में नहीं आएगी। नेक्स्ट वन इज ही सेड दैट ही स्पेस रीच इन टाइम। सेम वही है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, इससे पिछला। पहला हिस्सा अगर पास्ट में हो, ये देखें पहला हिस्सा पास्ट में है, ही सेड, पहला हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा भी किस में होगा? पास्ट में ही होगा। तो ही सेड दैट ही माइट रीच इन टाइम। ही स्पेस द जॉब बाय नाउ, फ़िक्रे में बाय का वर्ड आए, इसके साथ नाउ आ जाए, या बाय के साथ कोई टाइम दिया गया हो। टाइम से मुराद हो सकता है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो आप इस तरह के फ़िक्रे को हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। बाय आ जाए या बाय के साथ कोई टाइम दे दिया जाए तो आप इसको हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में यानी कि विल हैव या शैल हैव के साथ ट्रांसलेट करते हैं। और हैज़ हैव के साथ आप हमेशा क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ही विल हैव गॉट, सी आंसर इसका राइट होगा। बाय है और बाय के साथ नाउ है तो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा ये। वुड दैट आई स्पेस अ किंग, फ़िक्रे में वुड दैट का वर्ड आ जाए
ये डिज़ायर को शो करता है, काश या आई विश का वर्ड आ जाए तो आप फ़िक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा वर होता है। डिज़ायर को शो करता है और डिज़ायर वाले फ़िक्रे में आप हमेशा वर लगाते हैं। तो वुड दैट आई वर अ किंग, एम गलत है, वाज गलत है, शैल भी गलत है, वुड दैट आई वर अ किंग, डिज़ायर वाले फ़िक्रे में आप हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्पेस इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। पहले भी डिस्कस किया है, फ़िक्रे में सिंस का वर्ड आ जाए या फॉर का वर्ड आ जाए और उसके साथ कोई भी आपको टाइम दिया गया हो सिंस या फॉर हो और उसके साथ टाइम है, यहाँ पे फॉर है और फॉर के साथ 10 ईयर टाइम दिया गया है, तो फ़िक्रे को आप हमेशा बीन के साथ ट्रांसलेट करते हैं। तो दे आर लिविंग गलत है, लिव गलत है, हैव बीन, तो फ़िक्रे में दे हैव बीन सही है, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। द अर्थ स्पेस राउंड द सन, यूनिवर्सलिटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अर्थ सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म होगी सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आप इसके साथ SEIS का इजाफा लाजमी तौर पर करेंगे, तो द अर्थ रिवॉल्व्स आएगा, सिंगुलर है तो SEIS का इजाफा होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। शी स्पेस इन दिस, शी स्पेस द चाइल्ड फॉर 2 ईयर्स, सेम वही है, फॉर है और उसके साथ टाइम दिया गया है तो आप इसको बीन के साथ ट्रांसलेट करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस में। शी नर्स गलत है, नर्सिंग भी नहीं आएगा, इज़ नर्सिंग, तो बीन के साथ आएगा, शी हैज़ बीन नर्सिंग द चाइल्ड फॉर 2 ईयर्स। शी स्पेस इल फॉर अ वीक, सेम वही ऊपर वाला, फॉर है और फॉर के साथ टाइम दिया गया है तो बीन के साथ ट्रांसलेट करेंगे, शी हैज़ बीन इल फॉर अ वीक। ठीक है, ये थी आज के लिए चैप्टर नंबर 1 और पोएम नंबर 1 और उसके साथ 20 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। होप इट विल बी क्लियर। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।